नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का नमस्ते यूपी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पारुल। दर्शकों, आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक बेहद ही खास व्यक्तित्व से और हम बात करेंगे एक बेहद ही जरूरी मुद्दे पर। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है आज का सुविचार। शिक्षा का कार्य सभी को गहनता और गंभीर रूप से सोचना सिखाता है। ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण, यही शिक्षा का लक्ष्य है। जी हाँ दर्शकों, शिक्षा का मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि हमारी वर्तमान स्थिति से हमें और ऊपर लेकर जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान भी बनाता है तो यह भी 100% सही है। यह मनुष्य को सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, और इसी के साथ जब मनुष्य आगे बढ़ता है जीवन में तो उसको स्थायी सफलता मिलती है। तो ये तो रहा आज का सुविचार। चलिए जान लेते हैं क्या है वह मुद्दा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसमें लेखक अपने विचारों को, अपने भावों को कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करता है। अमूमन हम सोचते हैं कि लेखक जो है किताब खोल के, कॉपी खोल के, पेन लेके खोया रहता होगा, दिन रात उसी में डूबा रहता होगा। लेकिन जब हम नए दौर के लेखकों को देखते हैं तो एक ऐसा समुदाय आ रहा है जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं और लिखते हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे पहले मेहमान से, सेवानिवृत्त कर्नल रविंद्र सिंह जी से। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि आप कर्नल रह चुके हैं, एक आर्मी बैकग्राउंड में है, लेकिन आप लेखक भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हमारे बीच में कवित्री रश्मिशील जी हैं। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कविता पाठ करेंगी, बहुत सारी बातें बताएंगी इस विषय पर भी। लेकिन सबसे पहले मैं रविंद्र सर से आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसे कि हमारा विषय है हिंदी लेखन, नए कदम, नए किस्म के लेखक जो है अब आ रहे हैं और आप भी एक आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए और अब लेखक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप जो है इस बैकग्राउंड में रहते हुए भी और अब लेखन में इतने मर्मात्मक विषय को उठाते हैं और बताते हैं। हर व्यक्ति, मुझे जो मेरा मानना है, चाहे वो सेना में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, आता तो हमारे समाज से ही है जी, परिवार से आता है। भावनाएं तो वही होती हैं, सबके अंदर एक जैसी भावनाएं होती हैं, सबके अंदर कोमल भावनाएं होती हैं। वो अलग बात है कि वो अपने पेशे के हिसाब से उन्हें छुपाता हो। तो जो अगर कोई भी किसी भी जो अपने पेशे के हिसाब से किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर उसकी लिखने की कला है या लिखने में रुचि है तो उसके भाव तो व्यक्त होंगे ही, और हमेशा से होता रहा होगा जी। ये शायद अलग बात है कि अब मीडिया का ज़माना है तो उन्हें आगे आने का मौका मिल रहा है जी। अपने लेखन को बाहर लाने का मौका मिल रहा है, प्रकाशित करने का मौका मिल रहा है। पहले भी लोग लिखते होंगे, जरूर लिखते होंगे, लेकिन आपके में खास बात यह है कि जैसे आपने बताया भावनाएं सब में होती हैं, लेकिन एक लंबी आपने सर्विस दी आर्मी में, एक जो है बहुत अनुशासन के बीच में रहे। ये लेखन का बीज कहाँ से पनप गया? बचपन से ही मैं इसका जो लेखन का श्रेय मैं तो अपनी माँ को दूंगा। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, उसके एक गांव से आता हूँ। और वहाँ पर शिक्षा का प्रसार जब मेरा बचपन था बहुत ज़्यादा नहीं था, और उस गांव में मेरी माँ शायद सबसे पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा शिक्षित महिला थी। जो उनकी जो शिक्षा थी वो 5 क्लास थी, 5th क्लास। लेकिन उनको डिग्री भले ही नहीं थी उनके पास, लेकिन उनके अंदर पढ़ने का बहुत शौक था और वो किताबें बहुत पढ़ती थी, हिंदी किताबें, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानियाँ,
और फिल्में देखने का उन्हें बहुत शौक था। तो मेरी रुचि अपनी माँ के द्वारा पढ़ने में जागृत हुई, किताबें पढ़ने में हुई, और वहीं से कहीं अंकुरित हुआ लिखने का मन जी। निश्चित रूप से माँ का प्रभाव था पढ़ने के लिए, और उन लेखकों का जिनकी रचनाएं हम पढ़ते थे मेरे ऊपर असर पड़ रहा था। एक बचपन से मैं पढ़ रहा था, तो एक बाल मस्तिष्क पर उन लेखकों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मुझे लिखने की जिज्ञासा हुई, लिखने का मन हुआ, और मैंने लिखना शुरू किया। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों को लेख लिखने के लिए कहा जाता है। बच्चे बहुत सारे रटते हैं, जरूरी नहीं कि सब बच्चे रटते हों, मेरी तरह से मेरे से भी ज़्यादा प्रतिभावान लोग होंगे और बच्चे नहीं भी रटते होंगे, अपने आप बना के लिखते होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने अपने कक्षा में देखा कि ज़्यादातर बच्चे रटते थे लेख को। मैंने कभी लेख को रटा नहीं। मैं जो लेखन की जो कला जो मेरे अंदर जो भी थी, मैं पढ़ता था किताबें, उसका प्रभाव था कि मैं किसी भी विषय पर अपने वाक्य बना के खुद ही लिखता था। जब कोई भी हमारी परीक्षा होती थी स्कूल में, तो जब मैं 13 साल की उम्र थी मेरी, तो मैंने पहली कहानी लिखी थी, मुझे अभी भी याद है, आत्मनिर्भर, दहेज प्रथा के ऊपर। और वो युवक मासिक एक आगरा से निकलता है, उसमें प्रकाशित हुई थी। बाद में भी मेरी कई कहानियां युवक मासिक पत्रिका में छपी, यत्र तत्र छपी। और 14 साल की उम्र में मैंने एक उपन्यास लिखा, सवाल। अच्छा। प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि इतना किसी से परिचय भी नहीं था, ये भी पता नहीं था कि कैसे प्रकाशित कराना है। फिर सेना में आ गया। अब सेना की अभिव्यक्ति के मामले में सेना की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी मर्यादा होती है और अपनी व्यस्तताएं भी होती हैं। फिर मैं सेवानिवृत्त हुआ, वो 31 दिसंबर को। तो ये सवाल उपन्यास मैंने इसको प्रकाशित किया, सवाल को। ये मेरा 14 साल की उम्र का लिखा हुआ उपन्यास है। और बाद में मैंने ये लौटाऊमा बाद में लिखा, सेना में आने के बाद ही लिखा, लेकिन प्रकाशित अभी हुआ ये लौटाऊमा। और मेरी कहानियाँ छपी हैं, उन कहानियों को मैं एकत्र करके एक कहानी संग्रह प्रकाशित करवाने का चल रहा है। बहुत बहुत खूब। मतलब आपने जो बचपन में जो बीज आपका पड़ा, वो एक समय मिलने के बाद आप इस पे दोबारा आगे बढ़ गए। बहुत ही अच्छी जर्नी रही। रश्मि जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप कविताएं लिखती हैं, क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? कि नजाकत है, नफासत है, मोहब्बत है, सलीका है। नजाकत है, नफासत है, मोहब्बत है, सलीका है। यहाँ किरदार हर अपना निभाने का तरीका है। शहर ये भिन्न संस्कृति का, शहर ये भिन्न संस्कृति का, बहुत से रंग है इसके, अदब का नूर है बिखरा। शहर लखनऊ सभी का है, मेरा लखनऊ सभी का है। तो मैं अपने लखनऊ वासियों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर उनके साथ रहती हूँ, उनके बीच रहती हूँ। और मैं 4 लाइनें कहूँगी कि मेरी दृष्टि में कविता क्या है जी। तो 4 लाइनें देखिए कि दिग दिगंत में फैल रहा यश सारा जिसका सविता है। ये दिग दिगंत में फैल रहा यश सारा जिसका सविता है। पाँव महावर रचे कामिनी विहस रही ऋतु नविता है। पाँव महावर रचे कामिनी विहस रही ऋतु नविता है। और आहों से कुछ मोती निपजे, आहों से कुछ मोती निपजे, भीगा मन कुछ गीत गुने। आहों से कुछ मोती निपजे, भीगा मन कुछ गीत गुने। और सांस सांस शुभ मंगल अभिलाषा रच जाती कविता है। सांस सांस शुभ मंगल अभिलाषा रच जाती कविता है। दिग दिगंत में फैल रहा यश सारा जिसका सविता है। और अपने गीत की 4 पंक्तियां मैं अभी आप सेना से आए हैं, मैं सेना के वीर जवानों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनका सर्वस्व निछावर करने का जो संकल्प है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं और अपने को बहुत ही निश्चिंत रूप से जीते हैं। तो मैं 4 लाइनें अपने गीत की एक बंद दूंगी। नमन शत बार करते हैं
शहीदों की चिताओं पर, वतन पर मरने वालों का अमर हो नाम जाता है। कोई काबा में जाता है, कोई काशी को जाता है, कोई काबा में जाता है, कोई काशी को जाता है, कोई गुरुद्वारे जाकर ईश की अरदास गाता है, मगर खुद ईश वीरों के चरण वंदन को आता है। वतन पर मरने वालों का अमर हो नाम जाता है, वतन पर मरने वालों का अमर हो नाम जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने जो सफलता वाली बात बताई थी, एक मैं ये भी इस पे गौर करने वाली बात है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये रश्मिशील जी ने बहुत अच्छी जो है मुक्तक गाया था। मैं इसी को लेके सवाल आपके पास आई हूँ। जब हम नए दौर के लेखकों को देख रहे हैं रविंद्र जी, तो हम पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लेखक अब आ रहे हैं जो पहले कभी बिजनेस में होंगे, सर्विस में होंगे, या वो बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ये बदलाव जो नए दौर में हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है और ये किस तरीके से ये आता है, क्योंकि आप भी उसी का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेखक चाहे किसी भी पेशे से हो, आता तो समाज से ही है जी। उसके अंदर वो भावनाएं तो जन्मजात होती हैं जी। लिखने की कला भी जो है वो जन्मजात होती है। लिखने की जो उसकी प्रवृत्ति है या लिखने के जो भाव हैं वो जन्मजात होते हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं। तो वो किसी भी पेशे में जाए, वो तो बचपन से उसे मिला हुआ हो, उसे जन्म से मिला हुआ है। तो बस अंतर वही है कि आजकल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बाहर आ रहे हैं, उनको प्रकाशित करने के अवसर मिल रहे हैं। तो बात अवसर मिलने की है, बाकी तो हमेशा से लेखक तो किसी भी पेशे में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि रश्मिशील जी भी जो है सर्विस में है इस समय, और कविताओं के साथ साथ वो लिखती भी बहुत अच्छा है। रश्मि जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो सवाल हमने पूछा है, ये बदलाव की जो बयार चली हुई है, इस पे आपके क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर कुछ बहुत देर से बोलना भी चाह रही थी, तो आपने कह दिया। तो एक तो मैं ये कहूंगी कि ये हमारा जो लेखन की दो चीजें, आपके जो प्रश्न है उसमें दो चीजें हैं कि एक लेखन में नयापन और ये जो लेखन के जो कदम है। तो जब कदम की बात करते हैं तो हमारा देखिए, अगर हम वीरगाथा काल में देखें तो चंद्रवरदाई थे, वो एक राजकवि थे, वो भी उनकी एक तरह से सेवा ही थी और उसके साथ वो लिख रहे थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। आगे हमारे जो रीत काल के कवि थे, भक्ति काल में जरूर ऐसे कवि नहीं रहे जिन्होंने किसी आश्रय में लिया हो, वो संत थे और उन्होंने एक समाज के सुधार के लिए एक लंबी श्रृंखला बनाई, चाहे वो कबीर हो, तुलसी हो। लेकिन रीति काल में भी यही चीज थी कि वो राजाश्रय में होकर लिखते रहे और अलग अलग अपनी धाराएं बनाई। फिर अगर हम प्रगति, जब नए लेखन की बात करते हैं तो जो है इसका संकेत निराला जी ने अपनी कविता से दिया कि नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, और नौ नव के नौ बेहद वृंग रहो, नौ पर नौ स्वर दे। यानी उन्होंने एक संकेत दे दिया था कि अब नए तरह की लेखन की जरूरत है। और 1936 में जब यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, तो उन्होंने भी इस चीज का संकेत किया था कि अब हमें जो समय आ गया है वो हमें नए जमाने की बातों को लिखना है। यानी हम नई चीजें जो हो रही हैं, यानी हम सिर्फ पुरानी धारा को लेकर के अगर चलेंगे तो समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। साहित्य जो है वो सिर्फ साहित्य एक दर्पण तो है, लेकिन साथ साथ वो एक मशाल भी है जो अपने पीछे समाज को नई दिशा देने वाला होता है। दूसरी तरफ एक चीज और भी है कि साहित्य समाज निर्माता भी है। तो वो सिर्फ कई चीजें बताता है कि साहित्य मतलब समाज क्या है ना, जैसे, और हमें क्या करना चाहिए और फिर कैसे करना चाहिए। तो हम अगर एक लाइन कहें कि जब समाज क्या है, तो आप देखिए भारती जी कहते हैं आवो मिल सब रोवो भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और फिर उसके बाद आपको मैथिलीशरण गुप्त की रचना में दिखेगा कि वो क्या चाहे, मतलब वो कहते हैं कि कैसे विचार करें, वो मशाल कैसे दिखाते हैं कि हम क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और फिर वही कहते हैं कि समाज को कैसा बनाना, वो साहित्य निर्माता भी है। तो वो क्या कहता है कि इस धरती
पर संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने ला आया। तो यानी यहाँ पर हम एक अच्छी चीज, और अभी भी हमारे लेखन में जो नई चीजें आती हैं वो हमारे लेखन में दिखती हैं। साहित्य को और इसको अपनी नौकरी पेशा के साथ, पेशा तो हमारी ऐसी चीज है जो हमें अनुभव का एक पूरा वातायन दे देता है। आप देखिए हमारे सुधाकर अदीप जी थे, वो जो आपने ये बात कही ना, ये बेहद ही खास बात कही कि ये साहित्य जो है हमारी परिस्थिति को भी बताता है वर्तमान, और साथ ही साथ एक मशाल लेके भी चलता है। रविंद्र जी, मशाल जो है, जब हम आपके विषय देखते हैं जो भी आपने उठाए, आप महिलाओं के मुद्दे लेकर चलते हैं, बहुत ही मार्मिक चीजें लेकर चलते हैं और रिश्तों को ज्यादा समझाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? मैंने बचपन से देखा जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैंने देखा वहां स्त्रियों का मानसिक दमन, मानसिक शोषण बहुत होता है, और वो अभी भी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। स्त्रियों को कमतर आंका जाता है और उनको प्रताड़ित करना जैसे एक जन्मसिद्ध अधिकार पुरुष समझता है। सामान्यतया गांव में देखा, सभी लोग निश्चित रूप से पांचों उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन एक उसको कोई बुराई मानता नहीं है। जैसे कि यहाँ तक कि जैसे सास और बहू का रिश्ता है, गांव में आप जाएंगे, अभी भी मैं देखा एक वो सास जो है वो अपने को सोचती, बहू को प्रताड़ित करने का उसको पूरा अधिकार है और बहू को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जब अपनी बेटी की बात आती है तो उसकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन बहू के लिए वो ऐसी सोचती है। अभी भी गांव में ये है। और पति को तो वो सोचता ही है कि जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम पत्नी को डांट सकते हैं, अगर हो सके तो कभी कभार हाथ भी उठा दें, तो ये तो सामान्य सी चीज है। और उस माहौल में रहते हुए बचपन से वो लड़कियां उसी माहौल को देखती हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उनमें भी वो जागरूकता नहीं है कि वो अन्याय का प्रतिरोध कर सकें। जी। रोती हैं, घुटती हैं, लेकिन अपनी नियत मानने से ज्यादा वो इसे ये समझती हैं कि पुरुष को ये अधिकार है, उसको रीति मानते हुए आगे रीति मानते हुए उसको सामान्य मानती हैं। विडंबना ये उसको वो सामान्य मानती हैं। तो मैंने बचपन से अपने परिवार में, अपने आसपास इस चीज को देखा है। तो मेरी उस स्त्री के, दमित स्त्री के प्रति एक सहानुभूति हमेशा रही जी। और शायद वही हमदर्दी, सहानुभूति, और शायद वो स्त्रियां विद्रोह नहीं कर पा रही थी, पर कहीं ना कहीं उन स्त्रियों के रूप में मैं अपने आप को विद्रोह की स्थिति में पाता था। मुझे लगता था उस स्त्री की जगह पर खड़े होकर मैं विद्रोह कर दूं, और शायद वही मेरे लेखन में प्रकट हो रहा है। तो लेखक का दिल ही ऐसा होता है जो अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के कष्ट को महसूस करता है और फिर अपने विचारों को व्यक्त कर देता है। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे अपने मुद्दे पर, लेकिन यहाँ दर्शकों आपको मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि हम मना रहे हैं अपने आजादी की 75वीं वर्षगांठ। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं अपने आजादी के यादगार पन्नों को पलटते हुए हमारी आजादी से जुड़ी ये लघु फिल्म। यूं तो देश में स्वाधीनता आंदोलन सन 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। काकोरी दिवस स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। लखनऊ के समीप काकोरी में इस घटना को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। इस घटना के पीछे कारण था अंग्रेजों की दमनकारी नीति को दबाना और क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान करना। 7 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ तथा मनमथ नाथ गुप्ता सहित कई क्रांतिकारियों ने शामिल होकर एक
बड़ी योजना बनाई और ये तय किया गया कि सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन पैसेंजर से लाए जाने वाले अंग्रेज सरकार के खजाने पर कब्जा कर लिया जाए। 8 अगस्त को असफल होने के बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त को सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाए अंग्रेजों ने एक व्यापक अभियान चलाकर लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें जेल में घोर कष्ट और यातनाएं दी गईं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद फरार रहे, जो कि बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से सामना करते हुए अपने रिवॉल्वर की गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। काकोरी दिवस का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल सन 1927 को इस मुकदमे का फैसला आया। जज हैमिल्टन ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। पुनः स्वागत है आपका दर्शकों, और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी लेखन नए कदम पर। हमारे बीच में सेवानिवृत्त कर्नल रविंद्र सिंह जी हैं और कवित्री रश्मि शील जी हैं। मैं रविंद्र जी आपके पास ही आऊंगी। आपने बहुत सारी जो है रिश्तों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो है लिखे हैं, अपने साहित्य लिखे हैं और इस पर आप बात करते हैं और बहुत मार्मिक बातें भी बताते हैं। एक आपने लिखा है ये सवाल, जिसमें आपने ट्रायंगुलर लव स्टोरी की बात की है कि प्यार जो है वो तीन लोगों के बीच में है। और इसी पर एक जो बड़ा ज्वलन सवाल आता है, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं, समाज की कुरीतियों को भी समझ रहे हैं। प्यार में हम एक देखते हैं कि चोट भी पहुंचा देता है, कोई इंसान जो है अपने साथी को चोट भी पहुंचा देता है और कहता है ये प्यार है, क्योंकि रिश्तों की आपको समझ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे समाज को हम ये बता पाएं, कैसे समाज को समझाना चाहेंगे आप कि जब हम अपने साथी के साथ रहते हैं और उसको प्यार की परिभाषा देना चाहते हैं, तो उसको किसी भी तरीके से परेशान करना वो प्यार में नहीं आता है। यही आपने अपने उपन्यास में भी लिखा है और यही आपके द्वारा हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। प्यार में लोग अपने मन मुताबिक उनको जो प्यार नहीं मिलता है तो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कुछ चेहरे पे तेजाब तक डाल देते हैं और नाम देते हैं प्यार का कि हम उसे प्यार करते थे और हमें प्यार नहीं हमारा मिला, इसलिए हमने उसको ऐसे, हम तो उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरा मानना है प्यार में जहाँ पर प्रतिशोध और हिंसा है वहाँ प्यार कहाँ है जी। वो तो आप प्यार का नाम गलत दे रहे हैं उसे। प्यार तो त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है, और प्यार टूट टूट के चाहने का नाम है। वास्तव में एक हमारे समाज में प्यार को भी जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरने चाहिए। बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता जी। प्यार के लिए त्याग और समर्पण जरूरी है। प्यार में कहीं भी हिंसा और प्रतिशोध की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। प्यार को आप जिद के रूप में पाना चाहेंगे तो वो हिंसा का रूप लेता है, और जिद करके कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने का नाम है, पाने का नहीं। और आप पाने की जिद करेंगे, हिंसा आएगी, वास्तव में प्यार नहीं होता। वो प्यार नहीं होता। बहुत ही फाइन लाइन है, और शायद इसी वजह से, जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि अगर हम गांव में या मैं तो कहूँ शहरों में भी जब स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वही लाइन क्रॉस कर जाता है इंसान, वो हिंसा में कब तब्दील हो जाता है उसका एहसास नहीं हो पाता। मैं रश्मि जी आपके पास भी आऊंगी, क्या सुनाएंगी आप हमारे दर्शकों को? हाँ, अभी आप प्यार की बात कर रहे थे तो मैं वहीं से जुड़ती हूँ और अपने एक पौराणिक पात्र
उर्मिला को लेकर के बात करती हूँ, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। अगर रामचरितमानस को देखें तो हम ये कहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, लेकिन अगर हम उसके इतिहास में जाएं और उसकी बात को सुने तो जो है वो कह के ये कहती है राम से कि मैंने दशरथ से ये वरदान लिया, ये तुम्हारा काम है कि उनके प्रण को तुम पूरा करो या ये ना करो, ये तुम्हारी बात। वो ये नहीं कहती कि तुम वन चले जाओ। यही चीज जो है दशरथ भी राम से कहते कि वचनबद्ध मैं हूं, तुम नहीं हो, तुम्हारा मन हो तो तुम जाओ, तुम्हारा मन हो तो ना जाओ। यानी वो सुमंत्र से यहाँ तक कहते हैं कि हमारे सुकुमार बालक हैं, इनको नदी के पैर छुआ के ले आओ कि हो गया वनवास। लेकिन उस पूरे रामचरितमानस में लक्ष्मण एक ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट वन जाओ ऐसा आदेश मिलता है। सुमित्रा कहती हैं कि जौपै सिय राम वन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यानी अगर राम जा रहे तो तुम भी वन जाओ। अगर देखा जाए तो राम वन जाने का आदेश सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण को मिलता है। तो मैं वहां से लेती हूँ, कविता को उठाती हूँ उनकी पत्नी उर्मिला को। सीता त्याग की मूर्ति है। हमारा प्यार कैसे समर्पण सिखाता है, कैसे सर्वस्व त्याग की बात करता है, मैं उस बात को जोड़ती हूँ। तो कविता देखिए, बहुत छोटी सी कविता है कि उर्मिला निज कक्ष में कुछ शूल उसके वक्ष में, उर्मिला निज कक्ष में कुछ शूल उसके वक्ष में, वह चाहती है आज कुछ, वह मांगती है आज कुछ, है दृग सजल और मन विकल, प्रिय दर्शनम प्रिय दर्शनम, है दृग सजल और मन विकल, प्रिय दर्शनम प्रिय दर्शनम। मन की कथा दुख की व्यथा कहती रही खुद आप से, मन की व्यथा दुख की कथा कहती रही खुद आप से, अपने विरह की आग में जलती रही चुपचाप से, थी कामना केवल यही शुभ मंगलम शुभ मंगलम, थी कामना केवल यही शुभ मंगलम शुभ मंगलम। वनवास उसको भी मिला, संत्रास उसको भी मिला, वनवास उसको भी मिला, संत्रास उसको भी मिला, वह राज वैभव में रही पर एक सुख देखा नहीं, कि वह भोगती ही रह गई दुख दारुणम दुख दारुणम, वह भोगती ही रह गई दुख दारुणम दुख दारुणम। और जो अंतिम बंद है, जो मैंने कहने की कोशिश की है कि देवत्व पाया राम ने, भ्रातृत्व लक्ष्मण नाम ने, देवत्व पाया राम ने, भ्रातृत्व लक्ष्मण नाम ने, सौभाग्य होता यदि कोई एक बार कह देता यही, कि जो त्याग तुमने है किया अति सुंदरम अति सुंदरम, जो त्याग तुमने है किया अति सुंदरम अति सुंदरम, प्रिय दर्शनम प्रिय दर्शनम, शुभ मंगलम शुभ मंगलम। बहुत खूब रश्मि जी, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। मैं आपके पास रविंद्र जी फिर अगला सवाल लेकर आई हूँ। आजकल लेखन में बड़े प्रयोगात्मक चीजें आ रही हैं, नए तरीके से लेखन हो रहा है, नए नए लेखक आ रहे हैं, नए नए विषयों को छू रहे हैं जो शायद पहले नहीं होता था। लेकिन इन सारी चीजों में हमारी लोक कथाएं, हमारी जो चीजें हमारी जो समाज को छूती थी, जो हमारे जैसा होना चाहिए, जो लोक कथाओं की बात मैं कर रही हूँ, ये कहीं खोती जा रही हैं। इस पर आपके क्या विचार है? आप सच कह रही हैं। आजकल बच्चों में एक तो पढ़ने की आदत कम हो रही है। मुझे लगता है माँ बाप को बच्चों में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आजकल मोबाइल में बच्चे गेम खेलते हैं, लेकिन लोक कथाएं जो कि पहले हम पंचतंत्र की कहानियाँ या इसी तरह की जो है हमारे बचपन में हमने नंदन चंपक और पढ़ते थे, अब तो बच्चे पढ़ते नहीं। और अगर बच्चे लोक कथाएं पढ़ते भी हैं तो जापान की, दक्षिण कोरिया की, जिनमें ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरी बात है, वो ठीक है, दूसरी संस्कृतियों से भी परिचय होना चाहिए बच्चों का, वो अच्छी बात है, वो भी पढ़ें, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी लोक कथाएं पढ़ना उन्हें लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने भारतीय मूल्यों को समझ सकें।
भारतीय संस्कारों को समझ सकें। तो अपनी लोक कथाएं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है बच्चों को अपनी लोक कथाएं सुनानी भी चाहिए, पढ़वानी भी चाहिए, माँ बाप को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है यहाँ पर कि जब हम बात कर रहे हैं नए दौर की, तो हम देखते हैं इस समय बुक जो है ऑनलाइन अवेलेबल है ना। बहुत सारी ऐसे मीडियम के थ्रू किताबें हमारी आ रही हैं जो पहले से अलग है। हो सकता है हमारे हाथ में किताब ना हो, लेकिन हम उसे पढ़ पा रहे हैं, हम उसको सुन पा रहे हैं। ये सारे मीडियम कितने इफेक्टिव हैं साहित्य की दृष्टि से? निश्चित रूप से उनका योगदान है, हम उनके योगदान को नकार तो नहीं सकते। कि जो है इजी टू ईट, इजी टू सर्व, इजी टू ईट करके जो बोलते हैं, रेडीमेड है, हाँ रेडीमेड सब कुछ है। लेकिन जो किताब पढ़ने में आनंद है, जो पुस्तक का जो पेपर में पढ़ने का आनंद है, वो मोबाइल में या नेट पे पढ़ने में आनंद नहीं है। अगर आप परिचित हों तो जो चिट्ठियां पहले लिखी जाती थी, पत्र लिखे जाते थे, उनका जो आनंद ही अलग था। मैं तो सेना में हूँ तो मैं जानता हूँ पत्रों का क्या महत्व था। एक सैनिक अपने परिवार से दूर रहता था, पत्र आते थे, उसको इंतजार रहता था वो कि आज चिट्ठी आई। डाकिया आता है, फौज में तो एक डीआर होता है, डाकिया उसी को कह सकते हैं। तो वो पूछता था हमारा खत आया, हमारी चिट्ठी आई, उसको उत्सुकता रहती थी। आज नहीं आई तो शायद कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। वो अपना जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब का इंतजार करता था। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, और उन चिट्ठियों को बड़ा सहेज के रखता था। जब तक चिट्ठियां नहीं आती थी वो अपना दिन में 4 बार उस खत को पढ़ता था, और उस खत के लिखने की शैली लोगों की थी और उसका आनंद लेता था। वो आनंद ही अलग था। वो मोबाइल में मैसेज में वो आनंद नहीं है, ईमेल में वो आनंद नहीं है जो खत में आनंद था। उस बस यही अंतर है किताबों को पढ़ने का। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं रश्मि जी आपसे जानना चाहूंगी कि अलग अलग माध्यम आ गए हैं, कुछ सस्ते पड़ते हैं, कुछ तुरंत हमें मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये जो अलग अलग माध्यम आए हैं, इस पे क्या असर आएगा हमारे साहित्य पे? देखिए, साहित्य का तो अगर हम इन माध्यमों की बात करें तो विस्तार होता है, और एक माध्यम ये मिलता है कि अपनी बात को हम सहजता से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आज अगर हमारे बीच आप आए हैं और बात अपनी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इजी माध्यम है कि इसको कई लोगों तक एक साथ आप पहुंचा दे रहे हैं। ये काम आप बड़ा काम कर रही हैं, तो मीडिया का ये प्रभाव तो पड़ रहा है। और लोक कथा और ये सब हमारी जो संस्कृत है उसको जो कि अब लुप्त प्राय हो रही है, उसको बचाने के लिए जो ये नए माध्यम है बहुत उपयोगी हो रहे हैं। और एक चीज और भी हो रही है कि इन चीजों में बहुत नवाचार की बड़ी बातें हो रही हैं ना। एक तो 2 तरह से कि जो नए विषय जो पहले थे ही नहीं, जैसे मी टू वाला हुआ, कोरोना कभी था नहीं तो कोरोना की बातें हैं, तो ये सारे हमारे साहित्य में नई चीजें शामिल होती जा रही है। दूसरी तरफ क्या रहा है कि जो पुरानी चीजें उनका नवाचार हो रहा है, यानी नई तरह से वो चीजें हो रही है। जैसे कि हम 1-2 लोक कथा का जिक्र करेंगे। एक बहुत लोक कथा हम लोगों ने सुनी थी, वो जो खरगोश और कछुए वाली, जिसमें जो है वो कछुआ जीत जाता धीरे धीरे चल करके। लेकिन अभी एक मैंने लोक कथा इसी को लेकर के पढ़ी कि सीटी बजी और खरगोश चला, और उसके बाद क्या हुआ कि खरगोश ने देखा कि अब पेड़ वेड़ तो है नहीं, तो क्या करे, वो कछुए की पीठ पर बैठ गया, और जैसे ही सीटी बजी वो उस पर सो गया पीठ पर, कछुआ धीरे धीरे चल रहा। लेकिन जैसे ही सीटी बजी, वैसे ही कछुए ने क्या किया, वो खरगोश ने क्या किया, वो फांद कर सीटी के, उससे नींद खुल गई, वो फांद करके उसने लाइन क्रॉस कर ली। तो और वो जो ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा तो उन्होंने कहा कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि कछुए की पीठ पर चढ़ के। यानी एक हमारा इससे एक बड़ा संदेश भी गया कि अब जो जमाना आ गया वो पहले वाला नहीं है। लोग अपनी प्रगति के लिए दूसरे की पीठ पर चढ़कर अपना मुद्दा सही कर सकते हैं। दूसरा एक ये आपने सुना होगा, जो हम लोगों ने एक लोक कथा सुनी है कि जो सिंह और खरगोश का था, कि खरगोश ने अपने जान बचाई, लोगों की जान बचा ली। वो कुएं पर जाता और कहता है कि इसमें देखो तुम्हारा जो बड़ा शेर है वो मुझे बुला रहा है। तो खरगोश जो है वो मतलब सिंह कहता मैं इसको मार डालूंगा, है ना, और वो कूद जाता सिंह, तो वो बच जाता। लेकिन अभी क्या है, एक कथा मैंने पढ़ी, उसमें वो कहता है कि हाँ अच्छा ये सिंह है, ये तो मेरा ही बड़ा भाई है और मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तो वो खरगोश को फेंक देता है कि जाओ पहले तुम भाई की मेरे भूख को बुझाओ। तो एक ये कहानी है। एक मैंने खुद नवाचार किया कि एक टोपी वाली जो कथा बहुत आपने सुनी हुई है, जिसमें कि वो नकलची बंदर है कि वो
टोपी फेंकता है और वो बंदर उसकी नकल करके टोपी जो है फेंक देते हैं और पा जाते हैं। तो उस कहानी को आगे विस्तार होता है कि भाई पीढ़ियां बढ़ती कैसे, हम अपनी विरासत, ये सारी चीजें हम विरासत में अपने बच्चों को देते हैं ना। तो फिर एक समय बीतता है कि फिर वही प्रक्रिया आती है कि वो एक उसका पोता जाता है और टोपियां लेके बेचने गया, उसने ठंडी हवा देखी, सो गया, जब जगा तो बंदरों ने उसकी टोपियां वो देखा तो बंदरों ने टोपी उठा रखी थी सारी अपने। तो अब उस लड़के ने सुना हुआ था कि टोपियां कैसे ली जाती, तो उसके दिमाग में था कि मैं अभी अपने आप टोपियां वापस ले लूंगा। तो उसने भाई ऐसे उछाला, बंदरों ने भी उछाल दिया, उन्होंने जो किया वो किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने उछाल कर नीचे फेंक दी। अब वो सोच रहा है कि वो बंदर भी अपनी टोपी फेंक देंगे, लेकिन क्या हुआ, बंदरों ने अपनी टोपी नहीं फेंकी और वो नीचे आया और जो उस टोपी वाले ने जो अपनी टोपी फेंकी थी उसके पोते ने, वो टोपी भी उठा के चला गया और ये बोला कि क्या तुमने ही अपने लोगों से सीखा है विरासत में, मैंने कुछ नहीं सीखा। तो ये एक इस तरह की नवाचार की बातें नए नए माध्यम से जो है बदलता हुआ समाज भी प्रदर्शित हो जाता है। अगर हम उसके साथ चलते हैं तो ये, और इसमें मीडिया बहुत बड़ा सहयोगी है, मैं इस बात को मानती हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दृश्य मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, बिल्कुल। अच्छा रविंद्र जी, आपका जो है अब आगे जो है भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्या आप नया लिखने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं? एक तो मैं कहानी संग्रह अपना प्रकाशित कराना चाह रहा हूँ। जो हमारी छिटपुट कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं उनको एक जगह एकत्र करके और उनका कहानी संग्रह प्रकाशित कराने का योजना चल रही है। और दूसरा मैं अभी लोक कथाओं की बात हो रही थी जी, अभी आपने खुद ही बताया जैसे लोक कथाएं गुमी हो रही हैं, खो रही हैं कहीं। मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ इसमें। बचपन में पहले न टीवी थे और न मोबाइल थे, तो बचपन में मैंने देखा था कि 4-5 लोग या मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे, एक कहानी कहने वाला वक्ता होता था। हाँ। और उसकी कहानी सब बड़े ध्यान से सुनते थे। सोने से पहले ये प्रतिदिन का काम था कि कहानी सुनी जाती थी, वो लोक कथाएं सुनी जाती थी और उनमें हास्य कपट होता था, कोई न कोई संदेश भी होता, छुपा ही होता था। तो उन लोक कथाओं को जो मैंने बचपन में सुनी थी अब वो सुनाई नहीं देती हैं, आप सच कह रही हैं, वो खो गई हैं। मैं उनको फिर से खोज के उनको वापस लाना चाहता हूँ और उनको एक पुस्तक का रूप देना चाहता हूँ। बहुत खूब। और एक मैं उपन्यास भी लिख रहा हूँ, तो वो भी एक सामाजिक विषय पर ही है, तो उसके लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है जो नए लेखक आना चाहते हैं तो आप उनको क्या जो है संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे विषय उठाएं? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं विषय बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जो इनको शायद छूना जरूरी नहीं होता है, कुछ वैसे भी कि नए नए लेखक उसको छू ले रहे हैं। किस तरीके के विषय उनको, नए लेखकों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और समाज में जो मशाल लेके जो चलने वाली बात कही थी रश्मि जी ने, वो कैसे लेके चल सकते हैं? देखिए, लेखक को बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए। लेखक का एक समाज के प्रति दायित्व होता है। उससे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी किताबें कितनी बिकनी हैं। उसे वो विषय चुनने चाहिए जो समाज को एक संदेश दें, समाज में समस्याएं उनको, लोगों को जागरूक उसके बारे में कर सके, उन बिंदुओं को उठा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंगाल में बलि प्रथा होती है, काली माँ पे बकरे का बलि देते हैं। उन्होंने एक सैक्रिफाइस नाटक लिखा था। उन्होंने ये परवाह नहीं की थी बंगाल में लोग नाराज हो जाएंगे, उन्होंने उसका विरोध करते हुए लिखी थी। तो एक तो समाज, उसके लेखक को ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि समाज हमसे नाराज हो जाएगा या कोई व्यक्ति नाराज हो जाएगा। उसे अगर किसी ज्वलंत मुद्दे को, जिसको उसे लगता है कि भले ही समाज अभी नाराज हो रहा है लेकिन समाज को इससे फायदा होगा, लाभ होगा, तो उसे उठाना चाहिए। बिल्कुल, बस ये बेहद ही खास बात है कि जोड़ना चाहूंगी एक लाइन। जी रश्मि जी, बस थोड़ा समय की कमी है, लेकिन हाँ आप अपनी दो शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। अच्छा, मैं जो आप कह रहे थे मैं उसी को जोड़ रही हूँ कि अगर हमें संदेश देना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो अभिव्यक्ति के खतरे, मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो अभिव्यक्ति के खतरे तो मुझे उठाने पड़ेंगे, और जब हम ये खतरे उठाएंगे तभी समाज को हम कुछ दे पाएंगे। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हमने बहुत सारी बातें समझी अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रविन्द्र सिंह सर आपका। आपके द्वारा हमने हिंदी लेखन में जो नए कदम आ रहे हैं, जो नए लेखक आ रहे हैं, जो नया दौर चला है, उसको समझा। रश्मि सील जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत सारी कविताएं हमने सुनी, बड़ी मार्मिक भी थी, हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको भी हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगेगा। हम दोबारा आएंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।